नमस्कार। 1 नवंबर 2025 की तारीख है और आप सुन रहे हैं सुन लो यूपीएससी। नमस्कार। आज हम खंगालेंगे दिन भर की वो खबरें जो यूपीएससी के नजरिए से सबसे ज्यादा जरूरी हैं। हाँ, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी, सरकारी वेबसाइट्स, सभी महत्वपूर्ण स्रोत। बिल्कुल, सबका निचोड़ सिर्फ एस्पिरेंट्स के लिए। मकसद साफ है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए तैयारी को धार देना। आसान भाषा में और पूरी गहराई के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की चर्चा। सबसे पहले बात पॉलिटी और गवर्नेंस की। एक बड़ी खबर है, सरकार 2027 की जनगणना को पूरी तरह डिजिटल बनाने की तैयारी में है। हाँ, और इसका पहला कदम वो जो सेल्फ एन्यूमरेशन मॉड्यूल है, उसका ट्रायल रन आज 1 नवंबर से शुरू हो गया। अच्छा, सेल्फ एन्यूमरेशन मतलब लोग खुद जानकारी भरेंगे। हाँ, मतलब एन्यूमरेटर्स घर घर तो जाएंगे ही, लेकिन चुनिंदा क्षेत्रों में प्रमुख नागरिकों से इस ऑनलाइन पोर्टल को टेस्ट करवाया जा रहा है। वो खुद अपनी जानकारी भरेंगे। ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। भारत की पहली डिजिटल सेंसस होगी है। बिल्कुल, पहली पूरी तरह से डिजिटल। और एक और बात, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना जिसमें व्यापक जाति आधारित गणना शामिल होगी। ओ, जाति गणना, ये तो हमेशा से ही संवेदनशील मुद्दा रहा है। हाँ, बिल्कुल। संवैधानिक नजरिए से देखें तो संविधान का आर्टिकल 246, हाँ, वो शक्तियों के विभाजन वाला। वही, वो जनगणना यानी सेंसस को संघ सूची यूनियन लिस्ट की एंट्री 69 में रखता है। मतलब कानून सिर्फ संसद बना सकती है। करेक्ट। और ये पूरी प्रक्रिया सेंसस एक्ट 1948 के तहत होती है। यही कानून अधिकारियों को डेटा जमा करने का अधिकार देता है और गोपनीयता की गारंटी भी। और नोडल एजेंसी कौन सी है, मतलब कौन करवाता है ये सब? ये ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर है, जो गृह मंत्रालय के अधीन आता है। भारत के महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त का कार्यालय। ठीक है, तो ये जो की कॉन्सेप्ट्स हैं, सेंसस, सेल्फ इन्यूमरेशन, डिजिटल सेंसस, इन्हें थोड़ा और आसान शब्दों में समझाएंगे। जरूर। सेंसस तो आप जानते ही हैं, किसी देश या इलाके के सभी लोगों की जनसांख्यिकीय, आर्थिक, सामाजिक जानकारी को सिस्टमैटिक तरीके से इकट्ठा करना, कंपाइल करना, एनालाइज करना और फिर प्रकाशित करना। ठीक है, और सेल्फ इन्यूमरेशन? सेल्फ इन्यूमरेशन वो तरीका है जहां लोग खुद प्रश्नावली भरते हैं, चाहे ऑनलाइन हो या कागज पर, बिना एन्यूमरेटर की मदद के। और डिजिटल सेंसस? डिजिटल सेंसस मतलब पूरी प्रक्रिया में डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। मोबाइल ऐप या वेब पोर्टल से डेटा लेना, प्रोसेसिंग, प्रकाशन, सब डिजिटल। मकसद है समय कम करना, गुणवत्ता सुधारना और पूरी प्रक्रिया को ज्यादा एफिशिएंट बनाना। प्रीलिम्स के लिए क्या खास ध्यान में रखना है इसमें? पहली चीज, ये पहली डिजिटल और जाति आधारित जनगणना होगी स्वतंत्र भारत में। दूसरी, ये जो अभी हो रहा है, ये 2027 की जनगणना के पहले चरण के सेल्फ एन्यूमरेशन मॉड्यूल का सिर्फ ट्रायल रन है। और तीसरी, कानूनी आधार सेंसस एक्ट 1948 और ये संघ सूची का विषय है। मेंस के लिहाज से इसका विश्लेषण कैसे करें, खासकर ये डिजिटल और जाति गणना वाला एंगल? हाँ, ये दिलचस्प है। एक तरफ राज्य डिजिटल तकनीक और जाति जैसे संवेदनशील डेटा के जरिए बड़े पैमाने पर शासन की अपनी क्षमता बढ़ा रहा है। इसे हम टॉप डाउन अप्रोच कह सकते हैं। और दूसरी तरफ? दूसरी तरफ न्यायपालिका है, जो राज्य की इस बढ़ती शक्ति के सामने व्यक्तिगत नागरिक अधिकारों और प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों को मजबूत कर रही है। माइक्रो लेवल राइट्स पर फोकस। डिजिटल सेंसस के फायदे तो आपने बताए, एफिशिएंसी, एक्यूरेसी, कॉस्ट इफेक्टिवनेस, लेकिन चुनौतियां क्या हैं? चुनौतियां कई हैं और गंभीर भी। सबसे बड़ी है डिजिटल डिवाइड। क्या दूर-दराज के गांवों में गरीब परिवारों के पास इंटरनेट, स्मार्टफोन या कंप्यूटर होगा? डिजिटल साक्षरता का भी सवाल है। हाँ, ये तो है। और डेटा सुरक्षा, बहुत बड़ा मुद्दा। डेटा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। इतने बड़े पैमाने पर व्यक्तिगत डेटा जमा होगा, उसकी सुरक्षा कैसे होगी? यहाँ पर डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 का रोल आता है। उसके अनुरूप एक मजबूत ढांचा बनाना होगा। ये डीपीडीपी एक्ट क्या सुनिश्चित करता है? ये एक्ट नागरिकों के पर्सनल डेटा की सुरक्षा के नियम तय करता है और डेटा जमा करने वाली, प्रोसेस करने वाली संस्थाओं की जवाबदेही तय करता है। उन्हें बताना होगा कि डेटा क्यों ले रहे हैं, कैसे सुरक्षित रखेंगे और नागरिक को अपने डेटा पर अधिकार होगा। इसके अलावा और क्या चुनौतियां हैं? आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना, इतने सारे इन्यूमरेटर्स और अधिकारियों को ट्रेनिंग देना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा लॉजिस्टिकल चैलेंज है। और अब आते हैं जाति गणना के इम्प्लीकेशंस पर। इसके पक्ष और विपक्ष में क्या तर्क है? देखिए, जो लोग समर्थन करते हैं उनका कहना है कि सामाजिक न्याय के लिए, साक्ष्य आधारित नीतियां बनाने के लिए विश्वसनीय डेटा चाहिए। अफर्मेटिव एक्शन जैसे आरक्षण, उसकी बेहतर टारगेटिंग हो सकेगी। आरक्षण व्यवस्था को और तर्कसंगत बनाया जा सकेगा। जैसे रोहिणी आयोग ने ओबीसी सब कैटेगराइजेशन की बात की थी, उसके लिए डेटा तो चाहिए। ये तो हुआ समर्थन वाला पक्ष।
विरोध क्यों है? विरोध करने वालों की चिंता है कि इससे जातिगत पहचान और मजबूत हो सकती है, समाज में दरारें बढ़ सकती हैं, सामाजिक घर्षण पैदा हो सकता है, और नई नई आरक्षण की मांगें उठ सकती हैं, और सबसे बड़ा डर कि इस डेटा का इस्तेमाल राजनीतिक ध्रुवीकरण के लिए न हो। तो आगे का रास्ता क्या है? वे फॉरवर्ड। सबसे पहले तो मजबूत डेटा सुरक्षा उपाय जो DPDP एक्ट 2023 के अनुरूप हों। दूसरा, लोगों में जागरूकता फैलाना कई भाषाओं में, ताकि लोग समझें कि ये क्यों हो रहा है और कैसे भाग लेना है। और तीसरा, सबसे जरूरी, जाति डेटा का इस्तेमाल कैसे होगा, इसके लिए एक स्पष्ट संवैधानिक ढांचा बनाना होगा। मतलब लक्ष्य सामाजिक न्याय हो, राजनीतिक लाभ नहीं। इससे जुड़े और कौन से टॉपिक्स हैं जो एस्पिरेंट्स को देखने चाहिए? जरूर, डिजिटल इंडिया मिशन, रोहिणी कमीशन रिपोर्ट और जैसा हमने कहा डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। चलिए पॉलिटी की एक और खबर पर आते हैं। PMLA ट्रिब्यूनल ने INX मीडिया मामले में ED की संपत्ति कुर्की को बरकरार रखा है। हाँ, PMLA एपेलेट ट्रिब्यूनल ने कार्ति चिदम्बरम से जुड़ी संपत्तियों को कुर्क करने के एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ED के आदेश को सही माना है। ये मामला INX मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग केस से जुड़ा है। PMLA कानून के बारे में थोड़ा बताइए, इसका ढांचा क्या है? ये कानून है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, PMLA 2002। इसका मकसद है मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना और उससे जुड़ी संपत्ति को जब्त करना। इसमें मुख्य संस्थाएं हैं ED जो जांच और कुर्की करती है, PMLA एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जो कुर्की को कंफर्म करती है, और फिर PMLA एपेलेट ट्रिब्यूनल जहां अपील की जा सकती है। कुछ की कॉन्सेप्ट्स है इसमें। मनी लॉन्ड्रिंग, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, इनका क्या मतलब है? मनी लॉन्ड्रिंग मतलब अवैध तरीके से कमाए गए पैसे, डर्टी मनी, को कानूनी दिखाने की प्रक्रिया। प्रोसीड्स ऑफ क्राइम मतलब PMLA के तहत किसी भी आपराधिक गतिविधि से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मिली कोई भी संपत्ति। और अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, ये कुर्की के स्थायी होती है? नहीं, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी जो PMLA के सेक्शन 5 के तहत होती है, वो एक अस्थायी उपाय है। ED संपत्ति को अपने कब्जे में ले सकती है, लेकिन ये कुर्की सिर्फ 180 दिनों के लिए वैध होती है। सिर्फ 180 दिन? फिर क्या होता है? इन 180 दिनों के अंदर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को इसे कंफर्म करना होता है। हाँ। अगर वो कंफर्म नहीं करती तो कुर्की हट जाती है। प्रीलिम्स के लिए इसमें क्या जरूरी है? ED की शक्तियां, जांच, कुर्की, अभियोजन, PMLA का स्ट्रक्चर, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, फिर अपीलेट ट्रिब्यूनल, और मुख्य प्रावधान जैसे सेक्शन 3 जो मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध को परिभाषित करता है, और सेक्शन 5 जो संपत्ति कुर्की से संबंधित है। मेंस के नजरिए से देखें तो ED की भूमिका और PMLA की सख्ती पर काफी बहस होती है। हाँ, ED आर्थिक अपराधों से निपटने वाली एक प्रमुख एजेंसी है। FEMA और PMLA दोनों को लागू करती है। PMLA कानून काफी सख्त माना जाता है, खासकर इसकी जमानत की शर्तें। सेक्शन 45 में दोहरी शर्तें हैं, जिन्हें पूरा करना बहुत मुश्किल होता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कुछ कहा है? हाँ, 2022 में विजय मदन मोहन चौधरी बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने PMLA के इन कड़े प्रावधानों को, जिसमें जमानत की शर्तें भी शामिल हैं, संवैधानिक रूप से वैध ठहराया था। हालांकि इस पर बहस जारी है। लेकिन इसमें चेक्स एंड बैलेंसेस भी हैं, जैसा आपने बताया। बिल्कुल, ED की कुर्की फाइनल नहीं है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का कंफर्मेशन जरूरी है, फिर अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील हो सकती है, और उसके बाद हाईकोर्ट में भी। तो एक प्रक्रिया है, नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था है। तो वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए? यही कि PMLA का इस्तेमाल निष्पक्ष, पारदर्शी और बिना किसी भेदभाव के हो। ED और न्यायपालिका दोनों की क्षमता बढ़ाने की जरूरत है, और सबसे महत्वपूर्ण, जांच एजेंसियों की शक्तियों और व्यक्ति के मौलिक अधिकारों के बीच एक संतुलन बना रहे। इससे जुड़े क्रॉस लिंक्स क्या होंगे? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF के बारे में पढ़ना जरूरी है, क्योंकि PMLA भारत की FAT प्रतिबद्धताओं का हिस्सा है। इसके अलावा बनामी ट्रांजैक्शंस प्रोहिबिशन एक्ट 1988 और फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018 भी महत्वपूर्ण है। पॉलिटी की तीसरी अहम खबर सुप्रीम कोर्ट से है। अदालत ने लॉयर क्लाइंट प्रिविलेज को मजबूत किया है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने वकील और उसके क्लाइंट के बीच हुई बातचीत की गोपनीयता, जिसे लॉयर क्लाइंट प्रिविलेज या प्रोफेशनल कम्युनिकेशन कहते हैं, उसकी पवित्रता बनाए रखने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये मामला क्या था? गुजरात पुलिस ने एक वकील को उनके क्लाइंट से जुड़े एक मामले में पूछताछ के लिए बुलाया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुओ मोटो संज्ञान लिया, मतलब खुद ही मामले को उठाया।
और कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने साफ कहा कि जांच एजेंसियां वकीलों को उनके क्लाइंट्स के साथ हुई बातचीत का खुलासा करने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। हाँ, इसका एक अपवाद है। क्या अपवाद? अगर वो बातचीत किसी अवैध उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए, मतलब किसी अपराध की योजना बनाने या धोखाधड़ी करने के लिए की गई हो, तो ये विशेषाधिकार लागू नहीं होगा। इसका कानूनी आधार क्या है? ये विशेषाधिकार मुख्य रूप से इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, जी हाँ, 1872 की सेक्शन 126 के तहत मिलता है। इसके अलावा ये संविधान के आर्टिकल 23 यानी खुद के खिलाफ गवाही देने से संरक्षण और आर्टिकल 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें निष्पक्ष सुनवाई और प्रभावी कानूनी प्रतिनिधित्व का अधिकार शामिल है, से भी जुड़ा है। सुओ मोटो कॉग्निजेंस का मतलब भी समझा दीजिए। सुओ मोटो कॉग्निजेंस का मतलब है जब अदालत किसी मामले पर खुद ही कार्रवाई करती है, बिना किसी पक्ष के याचिका दायर किए। मतलब अदालत खुद महसूस करती है कि मामला गंभीर है और हस्तक्षेप जरूरी है। प्रीलिम्स के लिए इसमें क्या ध्यान रखें? वैधानिक आधार इंडियन एविडेंस एक्ट की सेक्शन 126। इसका अपवाद भविष्य के अपराध या धोखाधड़ी से संबंधित बातचीत पर ही लागू नहीं होता, और ये कि सुप्रीम कोर्ट दिशा निर्देश जारी कर सकता है। मेंस के लिए इसका विश्लेषण कैसे करें? ये क्यों महत्वपूर्ण है? ये रूल ऑफ लॉ यानी कानून के शासन को मजबूत करता है। सोचिए, अगर क्लाइंट को डर हो कि उसकी वकील से की गई बात बाहर आ जाएगी, तो वो खुलकर सच कैसे बताएगा और बिना पूरी जानकारी के वकील प्रभावी सलाह कैसे देगा? निष्पक्ष सुनवाई आर्टिकल 21 के लिए ये गोपनीयता बहुत जरूरी है। और वकीलों के लिए भी ये जरूरी है। हाँ, ये कानूनी पेशे का नैतिक आधार भी है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नियम भी वकीलों पर गोपनीयता बनाए रखने का कर्तव्य डालते हैं। इससे वकील और क्लाइंट के बीच विश्वास बनता है। लेकिन संतुलन भी जरूरी है ना? कानून लागू करने वाली एजेंसियों की जरूरतें भी हैं। बिल्कुल, इसीलिए वो अपवाद रखा गया है किसी भी अवैध उद्देश्य को आगे बढ़ाने में। ये सुनिश्चित करता है कि इस विशेषाधिकार का इस्तेमाल अपराध की योजना बनाने के लिए ढाल के तौर पर ना हो सके। आगे क्या होना चाहिए? वे फॉरवर्ड। जांच एजेंसियों को इन नए दिशा निर्देशों को अपने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, SOPs और ट्रेनिंग में शामिल करना चाहिए। बार काउंसिल्स को वकीलों को उनके अधिकारों और दायित्वों के बारे में शिक्षित करना चाहिए, और न्यायपालिका को कार्यपालिका द्वारा इस अधिकार के किसी भी अतिक्रमण पर नजर रखनी होगी। क्रॉस लिंक्स, राइट टू फेयर ट्रायल आर्टिकल 21 और बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स ऑन प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स। चलिए अब रुख करते हैं इकोनॉमी की तरफ। फोर्ड की वापसी, एक तरह से चेन्नई प्लांट में बड़ा निवेश। हाँ, ये काफी दिलचस्प डेवलपमेंट है। अमेरिकी ऑटो कंपनी फोर्ड, जिसने 2021 में भारत में कार बनाना बंद कर दिया था, अब चेन्नई में अपने बंद पड़े प्लांट को फिर से शुरू करने के लिए 3,250 करोड़ का निवेश कर रही है। लेकिन वो भारत में कारें नहीं बेचेंगे, है ना? नहीं, इस बार फोकस अलग है। वो भारत में इंजन बनाएंगे, इंजन मैन्युफैक्चरिंग, और उन्हें दुनिया भर में एक्सपोर्ट करेंगे। कितनी क्षमता होगी और नौकरियां? लक्ष्य है 2029 से सालाना 2,35,000 इंजन बनाने का, और इससे 600 से ज्यादा सीधी नौकरियां पैदा होंगी। सरकार की कौन सी पहलें इससे जुड़ी हैं? जाहिर है मेक इन इंडिया पहल, और खास तौर पर ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट्स के लिए जो PLI योजना है, उसका भी इसमें योगदान हो सकता है। की कॉन्सेप्ट्स यहाँ हैं, FDI, GVC, PLI, इन्हें समझाएंगे? जरूर। FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। जब कोई विदेशी कंपनी किसी दूसरे देश के बिजनेस में स्थायी हित स्थापित करने के इरादे से निवेश करती है, फोर्ड का यह निवेश FDI है। और GVC? GVC मतलब ग्लोबल वैल्यू चेन, वैश्विक मूल्य श्रृंखला। किसी प्रोडक्ट को बनाने से लेकर ग्राहक तक पहुंचाने तक जितनी भी गतिविधियां होती हैं, डिजाइन, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, उन सब की पूरी चेन। फोर्ड यहां इंजन बनाकर उस ग्लोबल चेन का हिस्सा बन रहा है। और PLI स्कीम? PLI यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना। ये सरकार की एक स्कीम है जो कंपनियों को भारत में बने उत्पादों की बिक्री बढ़ाने पर इंसेंटिव देती है। मतलब आप जितना ज्यादा उत्पादन और बिक्री करेंगे, कुछ शर्तों के साथ, उतना ज्यादा आपको सरकार से वित्तीय प्रोत्साहन मिलेगा। प्रीलिम्स के लिए क्या याद रखें? निवेश की रकम 3,250 करोड़। फोकस इंजन निर्माण, एक्सपोर्ट के लिए। समय सीमा 2029 से उत्पादन शुरू, और नीतिगत लिंक मेक इन इंडिया PLI स्कीम। मेंस के लिए इसका विश्लेषण क्या कहता है? ये मेक इन इंडिया के बारे में क्या बताता है? ये मेक इन इंडिया के एक तरह से मैच्योर होने का संकेत है।
पहले फोकस ज्यादातर घरेलू बाजार के लिए उत्पादन पर था। अब भारत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं ग्लोबल सप्लाई चेन्स के लिए एक महत्वपूर्ण मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की तरफ बढ़ रहा है। ये भारत की औद्योगिक नीति के ज्यादा लचीले और वैश्विक रूप से जुड़े हुए चरण का संकेत है। क्या ये भारत की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज में भरोसे को दिखाता है? बिल्कुल। फोर्ड जैसी बड़ी कंपनी का वापस आना और इतना बड़ा निवेश करना, वो भी एक्सपोर्ट के लिए, ये भारत के मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम, यहाँ के कुशल कारीगर, बेहतर होता इंफ्रास्ट्रक्चर और स्थिर नीतियों में एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है। तो ये मेक फॉर इंडिया से मेक फॉर द वर्ल्ड की तरफ एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है? हाँ, कह सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग को घरेलू बिक्री से अलग करके देखना, ये उस वैश्विक रणनीति के भी अनुकूल है जिसे चाइना +1 कहा जाता है। मतलब कंपनियां चीन के अलावा दूसरे देशों में भी अपने मैन्युफैक्चरिंग बेस बनाना चाह रही हैं। और पीएलआई स्कीम का इसमें क्या रोल है? ये निवेश पीएलआई स्कीम की सफलता का एक अच्छा उदाहरण हो सकता है। ये दिखाता है कि सही प्रोत्साहन मिले तो कंपनियां भारत में बड़ा निवेश करने को तैयार हैं। लेकिन चुनौतियां भी तो होंगी, खासकर ईवी का दौर आ रहा है। बिल्कुल। फोर्ड को भी सोचना होगा कि भविष्य में वो सिर्फ पारंपरिक इंजन बनाएगी या ईवी पावर ट्रेन्स की तरफ भी जाएगी। दूसरी चुनौती है लगातार नीतिगत स्थिरता बनाए रखना। और तीसरी, लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन को और मजबूत करना होगा ताकि सामान आसानी से पोर्ट तक पहुंचे और एक्सपोर्ट हो सके। तो वे फॉरवर्ड क्या है? ELI जैसी योजनाओं को और प्रभावी बनाना, खासकर नए क्षेत्रों जैसे ईवीज के लिए, पूरे मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को बेहतर करना, लॉजिस्टिक्स, स्किल डेवलपमेंट, स्थिर टैक्स और नीतियां, और भारत को GVCs के लिए एक आकर्षक और भरोसेमंद पार्टनर के रूप में पेश करना। इससे जुड़े क्रॉस लिंक्स? आत्मनिर्भर भारत अभियान, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी और ग्लोबल सप्लाई चेन रिजिलियंस इनिशिएटिव। अब चलते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस पर। भारत और अमेरिका के बीच रक्षा संबंधों में एक बड़ा कदम, 10 साल का नया डिफेंस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण समझौता है जिस पर कोलालंपुर मलेशिया में हुई 12वीं 12th एशियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग प्लस ADMM प्लस के दौरान हस्ताक्षर हुए हैं। इसे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्थिरता का आधारशिला, कॉर्नरस्टोन कहा गया है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि दोनों देश मानते हैं कि उनकी ये रक्षा साझेदारी इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी है। ये दोनों देशों के बीच बढ़ते स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस यानी रणनीतिक हितों के मेल को दिखाता है। ये किन मौजूदा समझौतों पर आधारित है? ये उन फाउंडेशनल एग्रीमेंट्स पर आधारित है जो भारत और अमेरिका पहले ही साइन कर चुके हैं, जैसे लेमोआ, कॉमकासा और बेका। हाँ, ये नाम सुने हैं। इनका क्या मतलब है? लेमोआ लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट दोनों देशों की सेनाओं को एक दूसरे की सुविधाओं जैसे ईंधन भरने या मरम्मत के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त देता है। कॉमकासा कम्युनिकेशंस कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट सुरक्षित और एन्क्रिप्टेड सैन्य संचार सुनिश्चित करता है। और बेका? BECA बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट उच्च गुणवत्ता वाली भूस्थानिक खुफिया जानकारी जियोस्पेशियल इंटेलिजेंस साझा करने की अनुमति देता है, जो मिसाइलों और ड्रोन्स की सटीकता के लिए जरूरी है। तो ये नया 10 साल का फ्रेमवर्क इन सबसे आगे कैसे जाता है? ये इन समझौतों से मिले आधार को और मजबूत करता है और सहयोग को एक दीर्घकालिक संस्थागत रूप देता है। 10 साल की अवधि ये दिखाती है कि ये कोई तात्कालिक व्यवस्था नहीं बल्कि एक लंबी प्रतिबद्धता है। खासकर चीन की बढ़ती मुखरता के संदर्भ में ये महत्वपूर्ण है। तो अब रिश्ता सिर्फ खरीदने बेचने वाला नहीं रहा? बिल्कुल नहीं। अब ये खरीदार विक्रेता के रिश्ते से आगे बढ़कर सह विकास और सह उत्पादन, को डेवलपमेंट एंड को प्रोडक्शन की तरफ जा रहा है। जैसे अमेरिका का GF414 जेट इंजन भारत में HAL के साथ मिलकर बनाने का सौदा। इसके अलावा इंटेलिजेंस शेयरिंग, जटिल संयुक्त सैन्य अभ्यास, ये सब बढ़ रहा है। प्रीलिम्स के लिए क्या ध्यान रखें? समझौते की अवधि 10 साल। कहाँ साइन हुआ? कुआलालंपुर ADMM प्लस मीटिंग में। और वो 3 फाउंडेशनल एग्रीमेंट्स लेमोआ, कॉमकासा, बीका और उनका मोटा मोटा मतलब। मेंस के लिए ये साझेदारी कितनी मैच्योर हो गई है? क्या ये एक तरह का गठबंधन है? इसे क्वाजी अलायंस, अर्ध गठबंधन कहा जा सकता है। पूरी तरह सैन्य गठबंधन नहीं है क्योंकि भारत किसी सैन्य गुट में शामिल नहीं होना चाहता, लेकिन सहयोग का स्तर बहुत गहरा हो गया है। ये गहराता स्ट्रैटेजिक कन्वर्जेंस दिखाता है, जिसका एक बड़ा कारण चीन की चुनौती है। लेकिन भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का क्या? क्या ये नीति अब कमजोर पड़ रही है? ये एक क्लासिक डिबेट है। एक तर्क है कि अमेरिका जैसी शक्ति के साथ साझेदारी भारत की अपनी क्षमताएं बढ़ाती हैं
उसे टेक्नोलॉजी मिलती है जिससे वो अपने हितों की रक्षा बेहतर कर सकता है, तो ये स्वायत्तता को बढ़ाता है। और दूसरा तर्क? दूसरा तर्क ये है कि इतनी करीबी साझेदारी भारत के विकल्पों को सीमित कर सकती है। क्या भारत खुलकर रूस जैसे अपने पारंपरिक दोस्तों के साथ संबंध रख पाएगा? क्या अमेरिका भारत पर अपनी विदेश नीति के लिए दबाव डालेगा? ये चिंताएं हैं। तो भारत के लिए चुनौती क्या है? चुनौती है संतुलन साधने की, अमेरिका के साथ साझेदारी का लाभ उठाते हुए भी अपनी स्वतंत्र विदेश नीति बनाए रखना और अपने राष्ट्रीय हितों को सबसे ऊपर रखना। ये इंडो पैसिफिक की सुरक्षा में भारत की भूमिका को कैसे प्रभावित करता है? ये भारत को इंडो पैसिफिक सुरक्षा ढांचे में एक प्रमुख स्तंभ की पिलर के रूप में स्थापित करता है। भारत की नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर यानी इस क्षेत्र में सुरक्षा मुहैया कराने वाले देश की भूमिका और मजबूत होती है। आगे की राह क्या है इसमें? भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और सह उत्पादन के जरिए अपनी रक्षा उत्पादन क्षमता, आत्मनिर्भरता बढ़ानी चाहिए। साथ ही रूस, फ्रांस जैसे अन्य महत्वपूर्ण देशों के साथ अपने राजनयिक संबंधों को सावधानी से मैनेज करना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि ये साझेदारी पूरी तरह से भारत के सुरक्षा हितों पर केंद्रित रहे। इससे जुड़े क्रॉस लिंक्स? क्वाड, भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया का समूह, मालाबार नौसैनिक अभ्यास, आईसेट इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में ही एनएसए अजीत डोभाल का एक बयान आया है पड़ोसी देशों को लेके। भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल ने कहा कि पड़ोसी देशों जैसे बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका में हाल में जो विद्रोह या सरकार परिवर्तन जैसी अस्थिरता देखी गई, उसका मूल कारण पुअर गवर्नेंस यानी खराब शासन था। उन्होंने सुशासन पर जोर दिया। बिल्कुल, उन्होंने राष्ट्र निर्माण और सुरक्षा में सुशासन की मौलिक भूमिका पर जोर दिया। ये भारत की नेबरहुड फर्स्ट, पड़ोसी पहले नीति के संदर्भ में महत्वपूर्ण बयान है। की कॉन्सेप्ट्स यहाँ हैं गुड गवर्नेंस और नेशन बिल्डिंग। गुड गवर्नेंस यानी सुशासन का मतलब है निर्णय लेने की प्रक्रिया और उनके कार्यान्वयन की प्रक्रिया कैसी है। इसके मुख्य गुण हैं जवाबदेही, पारदर्शिता, कानून का राज, भागीदारी, समानता और समावेशिता। नेशन बिल्डिंग यानी राष्ट्र निर्माण का मतलब है राज्य की शक्ति का उपयोग करके एक साझी राष्ट्रीय पहचान बनाने की प्रक्रिया। प्रीलिम्स के लिए क्या नोट करें? मुख्य बयान, अस्थिरता का कारण खराब शासन और ये लिंक कि शासन कैसे राष्ट्र निर्माण और सुरक्षा से जुड़ा है। मेंस के लिए ये भारत की सोच में क्या बदलाव दिखाता है? ये दिखाता है कि भारत अब क्षेत्रीय अस्थिरता को सिर्फ भू राजनीतिक नजरिए या बाहरी खतरों से जोड़कर नहीं देख रहा, बल्कि पड़ोसी देशों के आंतरिक हालात, उनके शासन की गुणवत्ता पर भी ध्यान दे रहा है। तो अस्थिरता का कारण अंदरूनी है? डोभाल के बयान का यही मतलब निकलता है। आर्थिक कुप्रबंधन, भ्रष्टाचार, सरकार का लोगों की उम्मीदों पर खरा न उतर पाना, ये अस्थिरता के मुख्य कारण हैं। इसका नेबरहुड फर्स्ट नीति पर क्या असर होगा? इसका मतलब हो सकता है कि भारत का एंगेजमेंट अब सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने या कर्ज देने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि भारत क्षमता निर्माण, कैपेसिटी बिल्डिंग, शासन में अच्छी प्रथाओं, बेस्ट प्रैक्टिसेस को साझा करने और लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करने में भी मदद कर सकता है। क्या ये पड़ोसी देशों के लिए कोई संदेश है? हाँ, ये एक तरह का सूक्ष्म राजनीतिक संदेश है कि अगर आप दीर्घकालिक स्थिरता चाहते हैं तो आपको सुशासन पर ध्यान देना होगा, आंतरिक सुधार करने होंगे। क्या ये चीन के मॉडल से अलग है? हाँ, कह सकते हैं। भारत का ये शासन केंद्रित दृष्टिकोण चीन के ज्यादातर लेन देन आधारित, कर्ज पर आधारित मॉडल के मुकाबले एक ज्यादा टिकाऊ और जन केंद्रित पीपल सेंट्रिक साझेदारी का मॉडल पेश करने की कोशिश हो सकती है। आगे की राह क्या है? इस सोच को नक्शा नीति में बदलना होगा। जैसे क्या भारत पड़ोसी देशों को गवर्नेंस सुधार में मदद के लिए खास कार्यक्रम शुरू कर सकता है? सार्क, बिम्स्टेक जैसे मंचों पर इस पर क्षेत्रीय संवाद हो सकता है। और हाँ, भारत को खुद भी अपने शासन को मजबूत करके एक उदाहरण पेश करना होगा। क्रॉस लिंक्स, गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, सार्क, बिम्स्टेक और विदेश मंत्रालय का डेवलपमेंट पार्टनरशिप एडमिनिस्ट्रेशन DPA। IR में एक और खबर है पाकिस्तान से जुड़ी। केंद्र ने सिख तीर्थ यात्रा पर लगा प्रतिबंध हटा दिया है। हाँ, भारत सरकार ने पाकिस्तान में गुरुद्वारों की सिख तीर्थ यात्रा पर जो कथित तौर पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रतिबंध लगाया गया था, उसे हटा दिया है। और वीजा भी जारी हुए हैं। हाँ, नई दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग ने ननकाना साहिब जैसे पवित्र स्थलों के लिए 2100 वीजा जारी किए हैं। ये भारत पाकिस्तान के तनावपूर्ण संबंधों के बीच एक सकारात्मक कदम है। करतारपुर कॉरिडोर भी तो खुला था कुछ साल पहले। हाँ, 2019 में। ये उसी कड़ी में एक और कदम है। की कॉन्सेप्ट्स यहाँ हैं सॉफ्ट पावर, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर CBM और पीपल टू पीपल P2P कनेक्ट। इन्हें समझा दीजिए। सॉफ्ट पावर मतलब बिना बल प्रयोग के
अपनी संस्कृति, आदर्शों या नीतियों के आकर्षण से दूसरों को प्रभावित करने की क्षमता। तीर्थ यात्रा की सुविधा देना सॉफ्ट पावर का उदाहरण है। सीबीएम यानी विश्वास बहाली उपाय, ऐसे कदम जिनसे दो देशों के बीच तनाव कम हो और भरोसा बढ़े। P2P कॉन्टैक्ट मतलब दोनों देशों के आम नागरिकों के बीच संपर्क और बातचीत। प्रीलिम्स के लिए क्या याद रखें? मुख्य कार्रवाई प्रतिबंध हटाया गया। वीजा संख्या 2100। मुख्य गुरुद्वारा ननकाना साहिब। मेंस के लिए इसका क्या महत्व है? ये भारत की विदेश नीति की बहुस्तरीय रणनीति दिखाता है। एक तरफ अमेरिका के साथ कठोर रणनीतिक साझेदारी चीन के खिलाफ, दूसरी तरफ पड़ोस में सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल। इसे फेथ डिप्लोमेसी, आस्था कूटनीति भी कह सकते हैं। तनाव के बीच संवाद का एक चैनल खुला रखना। क्या ये P2P कॉन्टैक्ट को राजनीति से अलग रखने की कोशिश है? हाँ, ये दिखाता है कि राज्य स्तरीय संघर्षों के बावजूद लोगों के बीच आस्था और संस्कृति के स्तर पर रिश्ते बने रह सकते हैं। ये शांति के लिए एक माहौल बनाने में मदद करता है। क्या ये पाकिस्तान को कोई स्ट्रेटेजिक सिग्नल भी है? हाँ, ये दिखाता है कि भारत सीमा पार आतंकवाद जैसे मुद्दों पर अपने रुख पर कायम रहते हुए भी धार्मिक और मानवीय मुद्दों पर लचीलापन दिखा सकता है। ये सिख समुदाय की भावनाओं का सम्मान भी है। आगे क्या होना चाहिए? प्रदान खेल तलाशे जा सकते हैं और ऐसी व्यवस्थाओं को संस्थागत इंस्टीट्यूशनलाइज बनाने की जरूरत है ताकि ये राजनीतिक उतार चढ़ाव से कम प्रभावित हों। क्रॉस लिंक्स। करतारपुर कॉरिडोर, शिमला एग्रीमेंट 1972, लाहौर डिक्लेरेशन 1999। अब आते हैं पर्यावरण और आपदा प्रबंधन पर। प्रताप भानु मेहता का इंडियन एक्सप्रेस में एक संपादकीय है क्लाइमेट चेंज पर। हाँ, और ये एक बहुत तीखा और सोचने पर मजबूर करने वाला लेख है। उनका मुख्य तर्क है कि जलवायु परिवर्तन के विज्ञान को खुले तौर पर नकारना, क्लाइमेट डिनायलिज्म, तो खतरनाक है ही, लेकिन उससे भी ज्यादा खतरनाक कुछ और है। हाँ, उनका कहना है कि उससे ज्यादा घातक है वो रवैया जिसे वो कंप्लेसेंसी, आत्मसंतोष और टेक्नो सॉल्यूशनिज्म, तकनीक समाधानवाद कह रहे हैं। ये रवैया विज्ञान को तो स्वीकार करता है, लेकिन खतरा की गंभीरता और तात्कालिकता, अर्जेंसी को कम करके आंकता है। और ये कहता है कि तकनीक सब ठीक कर देगी। बिल्कुल, ये भविष्य के किसी तकनीकी आविष्कार पर जरूरत से ज्यादा निर्भर करता है और आज जो बड़े संरचनात्मक बदलाव करने की जरूरत है उन्हें टालता है। ये जलवायु कार्यवाही को रीजनेबल ट्रेड ऑफ्स यानी ऐसे समझौतों के रूप में पेश करता है जहां हमें विकास और पर्यावरण में से एक को चुनना है। इस रवैये को कौन बढ़ावा दे रहा है? लेख में किसी का नाम है? लेख में बिल गेट्स जैसे प्रभावशाली लोगों का जिक्र है जो इस तरह के तकनीकी समाधानों पर बहुत जोर देते हैं। मेहता का तर्क है कि ये रवैया ज्यादा खतरनाक है क्योंकि ये ज्यादा आसानी से स्वीकार्य लगता है, जबकि ये हमें जरूरी कार्रवाई करने से रोकता है। इसमें भारत के रुख की भी आलोचना है। हाँ, लेख में भारत के दृष्टिकोण को परफॉर्मेटिव एनवायरमेंटलिज्म, दिखावटी पर्यावरणवाद और ग्रोथ फेटलिज्म, विकास भाग्यवाद कहा गया है। इसका क्या मतलब? पर कार्रवाई उतनी प्रभावी ना होना। ग्रोथ फेटलिज्म मतलब ये मान लेना कि आर्थिक विकास ही सबसे जरूरी है और वो अपने आप पर्यावरण समेत बाकी समस्याओं का हल निकाल लेगा। अक्सर पर्यावरण बनाम विकास की बहस में पर्यावरण हार जाता है। तो ये उचित समझौते वाली बात एक भ्रम है। लेख के अनुसार हाँ, ये एक झूठा द्वंद्व, फॉल्स डायकोटमी है। असल में जलवायु परिवर्तन एक थ्रेट मल्टीप्लायर है। ये गरीबी, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा, असमानता जैसी हर दूसरी विकास चुनौती को और ज्यादा गंभीर और महंगा बना देगा। इसलिए जलवायु कार्रवाई विकास के खिलाफ नहीं बल्कि उसके लिए जरूरी है। की कॉन्सेप्ट्स यहाँ क्या हैं? क्लाइमेट डिनायलिज्म, टेक्नो सॉल्यूशनिज्म, ग्रोथ फेटलिज्म, क्लाइमेट जस्टिस, CBDRC, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज, NDCs, पेरिस एग्रीमेंट, 1.5 डिग्री सेल्सियस लक्ष्य। वे फॉरवर्ड क्या है इस लेख के हिसाब से? बहस को सिर्फ तकनीकी समाधानों से हटाकर व्यवस्थागत बदलाव, क्लाइमेट जस्टिस और सतत विकास के मॉडल पर केंद्रित करना होगा। विकास और पर्यावरण के बीच के झूठे ट्रेड ऑफ को नकारना होगा। हरित विकास ही एकमात्र रास्ता है। इसमें नागरिक समाज और मीडिया की भूमिका महत्वपूर्ण है। सरकारों से जवाबदेही मांगना और वास्तविक कार्रवाई पर जोर देना। क्रॉस लिंक्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, SDG 13, क्लाइमेट एक्शन, इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज IPCC की रिपोर्ट्स और भारत का नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज NAPCC। अब आते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर। स्कूली पाठ्यक्रम में AI शामिल किया जा रहा है। हाँ, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने घोषणा की है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI को क्लास 3 कक्षा 3 से ही
पाठ्यक्रम में एक विषय के रूप में शामिल किया जाएगा। क्लास 3 से इतनी जल्दी? हाँ, उद्देश्य है छात्रों को 21वीं सदी के कौशल से लैस करना। उनकी समस्या समाधान, विश्लेषणात्मक और कंप्यूटेशनल थिंकिंग, कंप्यूटेशनल सोच को बढ़ावा देना। ये किस नीति के तहत हो रहा है? ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप है। एनईपी 2020 शिक्षा में तकनीक के इस्तेमाल, क्रिटिकल थिंकिंग और डिजिटल साक्षरता पर बहुत जोर देती है। सरकार की एआई पर और कौन सी पहलें हैं? नीति आयोग की नेशनल स्ट्रैटेजी फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और हाल ही में इंडिया एआई मिशन भी लॉन्च हुआ है। ये सब दिखाता है कि सरकार एआई को लेकर कितनी गंभीर है। की कॉन्सेप्ट्स यहाँ है: एआई, कंप्यूटेशनल थिंकिंग, फाउंडेशनल स्टेज। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर विज्ञान की वो शाखा है जो ऐसी मशीनें बनाने से जुड़ी है जो इंसानों की तरह सोच सकें और काम कर सकें। कंप्यूटेशनल थिंकिंग का मतलब है समस्याओं को इस तरह से देखना और हल करना कि कंप्यूटर भी उन्हें समझ सकें और हल कर सकें। और फाउंडेशनल स्टेज? एनईपी 2020 के तहत स्कूली शिक्षा के पहले 5 साल, 3 से 8 साल की उम्र, प्री स्कूल से कक्षा 2 तक फाउंडेशनल स्टेज कहलाते हैं। कक्षा 3 से एआई का परिचय देना मतलब औपचारिक तकनीकी शिक्षा की काफी जल्दी शुरुआत करना। प्रीलिम्स के लिए क्या ध्यान रखें? किस क्लास से शुरू? क्लास 3। किस नीति के तहत? एनईपी 2020। उद्देश्य प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिटिकल और कंप्यूटेशनल स्किल्स। मेंस के लिए इसके फायदे क्या हैं? फायदे कई हो सकते हैं। ये तकनीक के डर को कम करेगा, बच्चों में जिज्ञासा और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देगा, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स जैसे एडवांस स्किल्स की नींव रखेगा, नवाचार, इनोवेशन को भी बढ़ावा मिल सकता है। ये एनईपी 2020 के रटने की बजाय समझने पर जोर देने वाले लक्ष्य के साथ भी जुड़ता है। लेकिन चुनौतियां बहुत बड़ी लग रही हैं। हाँ, और सबसे बड़ी चुनौती है डिजिटल डिवाइड। क्या सभी स्कूलों, खासकर सरकारी और ग्रामीण स्कूलों में कंप्यूटर, इंटरनेट, बिजली जैसी बुनियादी सुविधाएं हैं? अगर नहीं, तो ये पहल असमानता को और बढ़ा सकती है। और शिक्षक, क्या वो तैयार है? ये दूसरी बड़ी चुनौती है। शिक्षकों को बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय व्यापी ट्रेनिंग और लगातार सहायता, कैपेसिटी बिल्डिंग की जरूरत होगी। सिर्फ तकनीकी ट्रेनिंग नहीं, बल्कि इसे बढ़ाने के नए तरीकों, पेडागोजी की भी ट्रेनिंग चाहिए। पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? पाठ्यक्रम सिर्फ सैद्धांतिक थ्योरेटिकल नहीं, बल्कि व्यवहारिक, प्रैक्टिकल, अनुभवात्मक, एक्सपीरियंशियल होना चाहिए। और सबसे जरूरी, इसमें एआई के नैतिक आयामों, एथिकल डायमेंशन जैसे एल्गोरिदम में पूर्वाग्रह, बायस, डेटा गोपनीयता, प्राइवेसी, सामाजिक प्रभाव पर भी शुरू से ही चर्चा शामिल होनी चाहिए। तो वे फॉरवर्ड क्या है? इसे चरणों में लागू करना चाहिए, शायद पहले पायलट प्रोजेक्ट्स के जरिए। पाठ्यक्रम बनाने में कई हितधारकों, मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच को शामिल करना चाहिए। स्कूलों में बुनियादी ढांचा सुधारने के लिए शायद पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल भी सोचना पड़े। और सबसे ज्यादा ध्यान शिक्षकों के सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट पर देना होगा। उन्हें ट्रेनिंग, संसाधन और सहायता देनी होगी। क्रॉस लिंक्स? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020, अटल इनोवेशन मिशन एम और अटल टिंकरिंग लैब्स ATLs और स्किल इंडिया मिशन। अब आते हैं इंटरनल सिक्योरिटी यानी आंतरिक सुरक्षा पर। भारतीय नौसेना हिंद महासागर क्षेत्र में चीनी जहाजों की निगरानी बढ़ा रही है। हाँ, नौसेना के उप प्रमुख वाइस चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन का बयान आया है कि भारतीय नौसेना इंडियन ओशन रीजन IOR में ऑपरेट करने वाले सभी चीनी जहाजों पर क्लोज एंड कंटिन्यूअस वॉच रख रही है। सभी चीनी जहाजों पर? इसमें युद्धपोत और रिसर्च वाले जहाज दोनों शामिल हैं। हाँ, बयान में स्पष्ट रूप से नौसैनिक युद्धपोतों, नेवल वॉरशिप्स और वैज्ञानिक अनुसंधान जहाजों, साइंटिफिक रिसर्च वेसल्स दोनों का जिक्र है। उन्होंने जोर देकर कहा कि नौसेना को उनके आने जाने, उनकी गतिविधियों की पूरी जानकारी है। ये बयान क्यों महत्वपूर्ण है? भारत की भूमिका क्या है IOR में? भारत खुद को IOR में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में देखता है। चीन की बढ़ती समुद्री मौजूदगी, जिसे अक्सर स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति का हिस्सा माना जाता है, भारत के लिए एक बड़ी चिंता है। ये बयान भारत की बढ़ती सतर्कता और क्षमता को दिखाता है। भारत के पास निगरानी के लिए क्या साधन है? भारत के पास अब काफी उन्नत साधन है। P-8I समुद्री गश्ती विमान, अमेरिका से लिए गए सी गार्डियन ड्रोन्स, GSAT-7 जैसे सैन्य संचार उपग्रह, अपने जहाज, पनडुब्बियां और तटों पर लगे रडार का नेटवर्क। इसके अलावा मित्र देशों के साथ सूचना साझा करने के समझौते भी हैं। की कॉन्सेप्ट्स यहाँ हैं: IOR, MDA, ड्यूअल यूज टेक्नोलॉजी। IOR यानी इंडियन ओशन रीजन, ये सामरिक और आर्थिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण समुद्री क्षेत्र है।
MDA यानी मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस। इसका मतलब है समुद्री क्षेत्र में होने वाली हर उस गतिविधि की प्रभावी समझ रखना जो सुरक्षा, संरक्षा, अर्थव्यवस्था या पर्यावरण पर असर डाल सकती है। ड्यूअल यूज मतलब ऐसी तकनीक या संपत्ति जिसका नागरिक और सैन्य दोनों कामों में इस्तेमाल हो सके। चीन के रिसर्च जहाजों को अक्सर ड्यूअल यूज माना जाता है। प्रीलिम्स के लिए क्या नोट करें? निगरानी का क्षेत्र IOR, निगरानी के लक्ष्य सभी चीनी जहाज, खासकर नौसैनिक और रिसर्च वाले, और भारत की बढ़ी हुई MDA क्षमता। मेंस के लिए ये बयान क्या सिर्फ जानकारी है या इसका कोई और मतलब भी है? ये सिर्फ एक तथ्यात्मक अपडेट नहीं है, ये एक मुखर समुद्री मुद्रा, असर्टिव मैरीटाइम पोस्चर और एक स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग है। ये चीन और क्षेत्र के अन्य देशों को भारत की क्षमता, कैपेबिलिटी और राजनीतिक इच्छा शक्ति, पॉलिटिकल विल का संदेश है। ये नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की भूमिका को रेखांकित करता है। रिसर्च जहाजों पर इतना जोर क्यों? क्योंकि ये ग्रे जोन गतिविधियों का हिस्सा माने जाते हैं। चीन इन्हें वैज्ञानिक रिसर्च के नाम पर भेजता है, लेकिन इनसे इकट्ठा किया गया डेटा, जैसे समुद्र के नीचे का नक्शा बनाना, पानी की स्थितियां जानना, पनडुब्बी संचालन जैसे सैन्य उद्देश्यों के लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। नौसेना का खुलकर इनके बारे में बात करना इनकी इस अस्पष्टता को चुनौती देता है। तो ये भारत की MDA क्षमता का प्रदर्शन भी है। बिल्कुल, बयान का आत्मविश्वास दिखाता है कि भारत की MDA क्षमताएं काफी बढ़ गई हैं। तकनीक, PATI, ड्रोन्स, सैटेलाइट बुनियादी ढांचा, जैसे गुरुग्राम में IFC-IOR इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर फॉर इंडियन ओशन रीजन, और कूटनीति, मित्र देशों के साथ समझौते। इसका बड़ी भू राजनीति से क्या लेना देना है? ये बढ़ते भारत-चीन प्रतिद्वंदिता का नतीजा है, और ये अमेरिका और क्वाड देशों के साथ भारत की गहरी होती रक्षा साझेदारी से भी जुड़ा है। आगे की राह क्या है? वे फॉरवर्ड। भारत को अपनी MDA क्षमताओं में निवेश जारी रखना होगा, खासकर पानी के नीचे की गतिविधियों, अंडर वाटर डोमेन अवेयरनेस पर ध्यान देना होगा। क्वाड देशों, फ्रांस जैसे समान विचारधारा वाले देशों और IOR के तटीय राज्यों के साथ साझेदारी और सूचना साझाकरण को और मजबूत करना होगा, और विदेशी जहाजों द्वारा भारत के EEZ और व्यापक IOR में की जाने वाली ग्रे जोन गतिविधियों से निपटने के लिए एक स्पष्ट प्रतिक्रिया सिद्धांत विकसित करना होगा। क्रॉस लिंक्स, Security and Growth for All in the Region, Saga Doctrine, Information Fusion Center, Indian Ocean Region, IFC-IOR, Quad, Malabar Exercise। अब आते हैं सामाजिक मुद्दों और कल्याण पर। जनजातीय गौरव वर्ष पखवाड़ा शुरू हुआ है। हाँ, जनजातीय कार्य मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने 1 नवंबर से 15 नवंबर 2025 तक जनजातीय गौरव वर्ष पखवाड़ा मनाने की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है भारत के आदिवासी समुदायों की समृद्ध विरासत, संस्कृति और देश के विकास में उनके योगदान का सम्मान करना और उसे सेलिब्रेट करना। और ये 15 नवंबर को खत्म होगा। उस दिन क्या खास है? हाँ, इसका समापन 15 नवंबर को होगा, जिस दिन जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। ये भगवान बिरसा मुंडा की जयंती है और इस साल उनकी 50th जयंती है, तो ये और भी खास है। भगवान बिरसा मुंडा के बारे में थोड़ा बताइए। भगवान बिरसा मुंडा 1875-1900 एक महान आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी और लोकनायक थे। उन्होंने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन और जमींदारों के शोषण के खिलाफ उलगुलान महान विद्रोह का नेतृत्व किया था। वो आदिवासी अधिकारों और संस्कृति की रक्षा के प्रतीक हैं। संविधान में आदिवासियों के लिए क्या प्रावधान है? संविधान में कई प्रावधान हैं। आर्टिकल 46 राज्य को निर्देश देता है कि वो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा दे। इसके अलावा 5th और 6th अनुसूची आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष प्रावधान करती हैं। सरकार की कौन सी संस्थाएं और योजनाएं इससे जुड़ी हैं? जनजातीय कार्य मंत्रालय तो है ही, इसके अलावा ट्राइफेड है जो आदिवासी उत्पादों की मार्केटिंग करता है, नेस्ट्स है जो EMRS चलाता है, और हाल ही में PM जनमन योजना शुरू हुई है। ये PM जनमन क्या है? PM जनमन यानी प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान। ये विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स PVTGs के समग्र विकास के लिए एक बड़ा मिशन है। इस पखवाड़े में क्या गतिविधियां होंगी? EMRS का क्या रोल है? इस दौरान देश भर में कई कार्यक्रम होंगे। खास बात यह है कि इसमें एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स EMRS के 1.5 लाख से ज्यादा छात्र भाग ले रहे हैं, जो 497 स्कूलों से हैं। ये आदिवासी बच्चों के लिए बनाए गए विशेष आवासीय विद्यालय हैं। प्रीलिम्स के लिए क्या याद रखें? पखवाड़े की अवधि 1 से 15 नवंबर,
समापन 15 नवंबर, भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती। EMRS की भागीदारी 1.5 लाख प्लस छात्र, 497 स्कूल और प्रमुख योजनाएं जैसे PM जिनमान और राष्ट्रीय सिकल सेल उन्मूलन मिशन का भी जिक्र है। मेंस के लिए ये पहल क्या दर्शाती है? ये आदिवासी समुदायों के प्रति राज्य के नजरिए में एक बदलाव दिखाता है। पहले फोकस ज्यादातर कल्याण, वेलफेयर या संरक्षण, प्रोटेक्शन पर होता था। अब उनकी पहचान, संस्कृति और ऐतिहासिक योगदान का सक्रिय उत्सव, सेलिब्रेशन और गौरव, प्राइड पर जोर है। ये कल्याण से सशक्तिकरण और गौरव की तरफ एक शिफ्ट है। और ये सिर्फ सांस्कृतिक उत्सव है या विकास से भी जुड़ा है? मतलब संस्कृति और विकास साथ साथ। EMRS की भूमिका पर थोड़ा और बताइए। EMRS को केंद्र में रखना दिखाता है कि सरकार युवा पीढ़ी में गौरव और पहचान की भावना पैदा करना चाहती है। शिक्षा को सशक्तिकरण का माध्यम बनाने पर जोर है। बिरसा मुंडा का ऐतिहासिक महत्व क्या है आज के संदर्भ में? वो आज भी औपनिवेशिक और अन्य तरह के शोषण के खिलाफ प्रतिरोध, रेजिस्टेंस और आदिवासी अधिकारों के दावे, असर्शन के प्रतीक हैं। उनका उलगुलान आज भी प्रेरणा देता है। वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए? इस जनजातीय गौरव की भावना को जमीनी स्तर पर ठोस कार्रवाई में बदलना होगा, खासकर फॉरेस्ट राइट्स एक्ट FRA 2006 और पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट PSA 1996 का प्रभावी कार्यान्वयन बहुत जरूरी है। आदिवासी विरासत का जश्न सिर्फ 15 दिन नहीं, बल्कि लगातार चलने वाली प्रक्रिया होनी चाहिए। स्कूलों के पाठ्यक्रम में, मीडिया में और सांस्कृतिक मान्यता के साथ साथ आर्थिक सशक्तिकरण पर भी जोर देना होगा, जिसमें ट्राइफेड और वन धन योजना जैसी पहले महत्वपूर्ण हैं। क्रॉस लिंक्स? FRA 2006, PSA 1996, PVTGs। सामाजिक मुद्दों में ही फिटनेस और वेलनेस पर भी एक कार्यक्रम हुआ है। हाँ, मुंबई में आज यानी 1 नवंबर को नेशनल फिटनेस एंड वेलनेस कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ। इसका मकसद क्या था? इसका मकसद था भारत में जो फिटनेस को लेकर एक आंदोलन सा चल रहा है, उसे सेलिब्रेट करना और उसे और मजबूत करना। साथ ही जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों, लाइफस्टाइल डिजीजेस से निपटने में फिटनेस के सामाजिक महत्व और इसकी व्यावसायिक क्षमता, बिजनेस पोटेंशियल पर चर्चा करना। ये फिट इंडिया मूवमेंट से जुड़ा है। हाँ, ये उसी फिट इंडिया मूवमेंट जो 2019 में लॉन्च हुआ था को आगे बढ़ाने की कोशिश है। भारत में नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जैसे मधुमेह, हाई ब्लड प्रेशर, हृदय रोग की महामारी बढ़ रही है। उस संदर्भ में ये बहुत प्रासंगिक है। इस कॉन्क्लेव में कौन-कौन शामिल हुए? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया थे और खेल और मनोरंजन जगत की कई हस्तियां, PT उषा, साइना नेहवाल, हरभजन सिंह, रोहित शेट्टी। की कॉन्सेप्ट्स यहाँ हैं: प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, NCDs, बिहेवियरल चेंज कम्युनिकेशन। प्रिवेंटिव हेल्थ केयर मतलब बीमारियों का इलाज करने के बजाय उन्हें होने से रोकने पर ध्यान देना, जैसे नियमित व्यायाम, सही खान-पान। NCDs यानी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, ये वो पुरानी बीमारियां हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे में नहीं फैलती, जैसे डायबिटीज, कैंसर, दिल की बीमारियां। बिहेवियरल चेंज कम्युनिकेशन BCC वो तरीका है जिससे लोगों को स्वस्थ आदतें अपनाने के लिए प्रेरित किया जाता है, अक्सर प्रभावशाली लोगों या अभियानों के जरिए। प्रीलिम्स के लिए कार्यक्रम का नाम नेशनल फिटनेस एंड वेलनेस कॉन्क्लेव, स्थान मुंबई, मूल आंदोलन फिट इंडिया मूवमेंट, फोकस लाइफस्टाइल रोग और वेलनेस इंडस्ट्री। मेंस के लिए ये किस बड़े बदलाव का संकेत है? ये स्वास्थ्य सेवा में उपचारात्मक देखभाल, क्यूरेटिव केयर से निवारक देखभाल, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की ओर एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत है। NCDs का बोझ हमारे स्वास्थ्य तंत्र और अर्थव्यवस्था पर बहुत भारी है। उसे कम करने के लिए रोकथाम पर ध्यान देना ही होगा। और इसमें सेलिब्रिटीज का क्या रोल है? BCC कैसे काम करता है? खेल और फिल्म जगत की हस्तियों को शामिल करना BCC का हिस्सा है। फिटनेस को एक आकर्षक, आकांक्षात्मक लक्ष्य बनाने की कोशिश है। जब लोग अपने आइकन्स को फिटनेस पर जोर देते देखते हैं, तो वो खुद भी प्रेरित होते हैं। इसका आर्थिक पहलू भी है। बिल्कुल, फिटनेस और वेलनेस इंडस्ट्री अब एक बड़ा और तेजी से बढ़ता हुआ सेक्टर है। जिम, वेलनेस सेंटर्स, ऑर्गेनिक फूड, फिटनेस गैजेट्स, एप्स, ये न सिर्फ सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, बल्कि आर्थिक गतिविधि और रोजगार भी पैदा करता है। भारत एक युवा देश है, लेकिन बीमारियां बढ़ रही हैं। ये विरोधाभास है। हाँ, इसे युवा राष्ट्र उच्च रोग विरोधाभास यानी पैराडॉक्स कहते हैं। अगर हमारी युवा आबादी स्वस्थ नहीं होगी तो हम अपने जनसांख्यिकीय लाभांश, डेमोग्राफिक डिविडेंड का फायदा कैसे उठाएंगे? एक स्वस्थ युवा ही प्रोडक्टिव हो सकता है। तो वे फॉरवर्ड क्या है?
सिर्फ जागरूकता अभियान काफी नहीं है। लोगों को फिटनेस अपनाने के लिए जरूरी बुनियादी ढांचा भी चाहिए, जैसे पार्क, खेलने के मैदान, साइकिल चलाने के लिए सुरक्षित ट्रैक। फिटनेस और खेल को स्कूली पाठ्यक्रम का अनिवार्य हिस्सा बनाना होगा और कार्यक्रम समावेशी होने चाहिए ताकि महिलाएं, बुजुर्ग, ग्रामीण आबादी सभी जुड़ सकें। क्रॉस लिंक्स? नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017, आयुष्मान भारत के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स और खेलो इंडिया प्रोग्राम। सामाजिक मुद्दों में एक और गंभीर विषय है यौन सहमति, सेक्सुअल कंसेंट। द हिंदू में इस पर संपादकीय है। हाँ, संपादकीय का शीर्षक है कंसेंट इज ऑल। ये यौन हिंसा के प्रति जीरो टॉलरेंस और सर्वाइवर्स के लिए मजबूत समर्थन की वकालत करता है। इसमें फ्रांस के नए कानून का भी जिक्र है। फ्रांस का नया कानून क्या कहता है? वो स्पष्ट रूप से बलात्कार, रेप को बिना सहमति के किए गए किसी भी यौन कार्य के रूप में परिभाषित करता है। मतलब सहमति का ना होना ही काफी है, जबरदस्ती का प्रमाण जरूरी नहीं। भारत में कानून क्या है और स्थिति क्या है? भारत में आईपीसी की धारा 375, अब भारतीय न्याय संहिता बीएनएस में संगत प्रावधान, बलात्कार को परिभाषित करती है। सुप्रीम कोर्ट ने कई फैसलों में कहा है कि सहमति स्वतंत्र, स्वैच्छिक और स्पष्ट होनी चाहिए। चुप्पी या ना न कहना सहमति नहीं माना जा सकता। लेकिन एनसीआरबी का डेटा बताता है कि 2018 से 2022 के बीच बलात्कार के मामलों में दोष सिद्धि दर बहुत कम, महज 27-28% रही है। इतनी कम क्यों? इसके कई कारण हैं। कानूनी परिभाषा शायद उतनी स्पष्ट नहीं जितनी फ्रांस में है, लेकिन कानून से ज्यादा बड़ी चुनौतियां सामाजिक और संस्थागत हैं। जैसे समाज में गहरा बैठा पितृसत्तात्मक रवैया, सर्वाइवर को ही दोषी ठहराने की प्रवृत्ति, विक्टिम ब्लेमिंग, रिपोर्टिंग में हिचक, पुलिस और न्यायिक प्रक्रिया में असंवेदनशीलता, सबूत जुटाने में मुश्किलें, लंबी कानूनी प्रक्रिया, ये सब मिलकर दोष सिद्धि दर को कम करते हैं। की कॉन्सेप्ट्स है कंसेंट और सेक्सुअल ऑटोनॉमी। कंसेंट यानी सहमति, यौन गतिविधि में शामिल होने के लिए एक स्वतंत्र और स्वैच्छिक समझौता है। ये कभी भी वापस ली जा सकती है, ना कि गैर मौजूदगी हाँ नहीं है। सेक्सुअल ऑटोनॉमी मतलब व्यक्ति का अपने शरीर और कामुकता के बारे में बिना किसी दबाव या हिंसा के खुद निर्णय लेने का अधिकार। मीन्स के लिए क्या भारतीय कानून में बदलाव की जरूरत है? अफर्मेटिव कंसेंट जैसा कुछ? इस पर बहस चल रही है। अफर्मेटिव कंसेंट का मतलब है कि सहमति सिर्फ शब्दों या स्पष्ट हाव-भाव से ही दी जानी चाहिए, अनुमान नहीं लगाया जा सकता। कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि भारतीय कानून को इस दिशा में और स्पष्ट होने की जरूरत है, लेकिन सिर्फ कानून बदलना काफी नहीं है। तो और क्या जरूरी है? एक समग्र दृष्टिकोण चाहिए। समाज की सोच बदलनी होगी, पितृसत्तात्मक मानसिकता को चुनौती देनी होगी, स्कूलों में बचपन से ही लिंग संवेदनशीलता और सहमति की शिक्षा देनी होगी। सर्वाइवर्स के लिए एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम बनाना होगा, उन्हें कानूनी मदद, काउंसलिंग और सुरक्षा देनी होगी। पुलिस और न्यायपालिका को और संवेदनशील बनाना होगा। वे फॉरवर्ड क्या है? न्यायिक और पुलिस अधिकारियों की नियमित ट्रेनिंग जो सर्वाइवर केंद्रित हो, वन स्टॉप सेंटर्स जैसी योजनाओं को मजबूत करना, मुफ्त कानूनी सहायता और मनोवैज्ञानिक देखभाल सुनिश्चित करना, और लगातार राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान चलाना, खासकर पुरुषों और लड़कों को सहमति के महत्व के बारे में शिक्षित करना। क्रॉस लिंक्स? विशाखा गाइडलाइंस, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013, जिसे निर्भया एक्ट भी कहते हैं, वन स्टॉप सेंटर स्कीम। अब आते हैं संस्कृति और विरासत पर। आज देवउठनी एकादशी है। हाँ, आज 1 नवंबर को देवउठनी एकादशी मनाई जा रही है। इसे प्रबोधनी एकादशी या कार्तिक शुक्ल एकादशी भी कहते हैं। इसका महत्व क्या है? ये हिंदू मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु के 4 महीने के शयनकाल, जिसे चातुर्मास कहते हैं, उसके समाप्त होने और उनके प्रतीकात्मक जागरण का दिन है। चातुर्मास क्या होता है? चातुर्मास एक 4 महीने की पवित्र अवधि होती है जो देवशयनी एकादशी से शुरू होकर देवउठनी एकादशी तक चलती है। माना जाता है कि इस दौरान भगवान विष्णु योग निद्रा में होते हैं, इसलिए इस अवधि में कोई भी शुभ कार्य, खासकर हिंदू विवाह, वर्जित माने जाते हैं। तो देवउठनी एकादशी से शुभ कार्यों की शुरुआत होती है। बिल्कुल, ये अशुभ अवधि की समाप्ति और शुभ समय की शुरुआत का प्रतीक है। खासकर हिंदू विवाहों का सीजन इसी दिन से शुरू होता है। इससे जुड़ा एक और रिवाज है तुलसी विवाह। हाँ, देवउठनी एकादशी पर या उसके अगले दिन तुलसी के पौधे का भगवान विष्णु शालिग्राम रूप से औपचारिक विवाह कराने की परंपरा है। ये विवाह सीजन की आधिकारिक शुरुआत मानी जाती है। प्रीलिम्स के लिए क्या याद रखें? एकादशी के अन्य नाम
देवोत्थान प्रबोधिनी एकादशी। समय कार्तिक माह शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि। महत्व चातुर्मास का अंत, विष्णु का जागरण, शुभ कार्यों की शुरुआत। संबंधित अनुष्ठान तुलसी विवाह। मेंस के लिए ये त्योहार क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि कैसे धर्म और सामाजिक जीवन आपस में गुंथे हुए हैं। धार्मिक अनुष्ठान सामाजिक व्यवस्थाओं जैसे विवाह के कैलेंडर को भी प्रभावित करते हैं। ये नवीनीकरण, रिन्यूअल और शुभता, ऑस्पिशियसनेस का प्रतीक है। विष्णु का जागरण ब्रह्मांडीय व्यवस्था के फिर से सक्रिय होने, सकारात्मक ऊर्जा और दैवीय कृपा के लौटने का प्रतीक है। और सांस्कृतिक रूप से व्रत रखना, पूजा करना, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना, दिए जलाना, ये सब सांस्कृतिक प्रथाएं हैं जो लोगों को आपस में जोड़ती हैं और सामाजिक एकजुटता, सोशल कोहेजन को मजबूत करती हैं। तो इसके निहितार्थ क्या है? सांस्कृतिक रूप से ये परंपराओं को मजबूत करता है। सामाजिक रूप से ये विवाह जैसे आयोजनों के लिए एक समय सारणी तय करता है। और आर्थिक रूप से भी, क्योंकि विवाह सीजन शुरू होने से जुड़े कई उद्योगों जैसे कैटरिंग, कपड़ा, ज्वेलरी को बढ़ावा मिलता है। निष्कर्ष क्या निकालें? यही कि ये सिर्फ एक धार्मिक त्योहार नहीं है, बल्कि आस्था, ब्रह्मांड की समझ, कॉस्मोलॉजी और सामाजिक जीवन के बीच गहरे संबंध को दर्शाने वाला एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक मार्कर है। क्रॉस लिंक्स, हिंदू कैलेंडर सिस्टम, पंचांग, भारत के प्रमुख हिंदू त्योहार और उनका महत्व, और वैष्णव संप्रदाय, वैष्णविज्म। चलिए अब आज की चर्चा से कुछ एथिक्स लिंकेज देखते हैं। 2 केसलेट्स हैं। पहला, सहमति के सिद्धांत पर। हाँ, सोचिए, आप एक एसपी, पुलिस अधीक्षक हैं, आपके जिले में एक हाई प्रोफाइल यौन उत्पीड़न का मामला आया है। मीडिया और समाज का एक वर्ग पीड़ित को ही दोषी ठहरा रहा है। नैतिक मुद्दे क्या हैं? सहानुभूति की कमी, पितृसत्तात्मक सोच, न्याय सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी एक पुलिस अधिकारी का कर्तव्य। बिल्कुल। तो सोचने वाले प्रश्न हैं, आप निष्पक्ष जांच कैसे सुनिश्चित करेंगे? अपनी फोर्स को इस मामले में संवेदनशील कैसे बनाएंगे? इस नकारात्मक सार्वजनिक विमर्श का मुकाबला कैसे करेंगे? गंभीर सवाल है। दूसरा केसलेट कानूनी पेशे की सत्यनिष्ठा पर है। हाँ, आप एक युवा वकील हैं। आपके क्लाइंट ने आपको भविष्य में किए जाने वाले गंभीर अपराध की योजना के बारे में बता दिया है। अब जांच एजेंसी आपको पूछताछ के लिए बुला रही है, हालांकि लॉयर क्लाइंट प्रिविलेज लागू है। नैतिक दुविधा क्या है? पेशेवर नैतिकता, क्लाइंट की गोपनीयता बनाम नैतिक कर्तव्य, अपराध रोकना, कानून का शासन, अपनी अंतरात्मा की आवाज, विशेषाधिकार की सीमाएं, वो अवैध दृश्य वाला अपवाद यहाँ लागू होगा या नहीं? सही। तो प्रश्न है, आप एजेंसी के समन का जवाब कैसे देंगे? आपको जो जानकारी मिली है उसका क्या करेंगे? क्या वकील क्लाइंट विशेषाधिकार नैतिक रूप से हमेशा सर्वोपरि है, या समाज की सुरक्षा भी एक बड़ा नैतिक दायित्व है? ये दोनों ही केसलेट्स दिखाते हैं कि वास्तविक जीवन में नैतिक निर्णय लेना कितना जटिल हो सकता है। बिल्कुल, यही एथिक्स पेपर की तैयारी का मकसद है, इन जटिलताओं को समझना और एक तर्कसंगत नैतिक निर्णय पर पहुंचना। अब जल्दी से देख लेते हैं आज की खबरों में चर्चित स्थान, व्यक्ति और रिपोर्ट्स। स्थान थे कुआलालंपुर, मलेशिया, जहां भारत यूएस रक्षा समझौता हुआ। चेन्नई, तमिलनाडु, फोर्ड प्लांट। ननकाना साहिब, पाकिस्तान, सिख तीर्थस्थल। हिंद महासागर क्षेत्र, IOR, नौसेना की निगरानी। मुंबई, महाराष्ट्र, फिटनेस कॉन्क्लेव। व्यक्ति, अजीत डोभाल, NSA। वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन, नौसेना उप प्रमुख। कार्ति चिदम्बरम, आईनेक्स मामला। भगवान बिरसा मुंडा, जनजातीय गौरव दिवस। प्रताप भानु मेहता, लेखक, और राम माधव, लेखक। रिपोर्ट्स या फ्रेमवर्क। भारत अमेरिका 10 वर्षीय रक्षा साझेदारी ढांचा और जनसंख्या जनगणना 2027 की तैयारी। कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े भी थे आज। हाँ, फोर्ड का निवेश 3,250 करोड़। फोर्ड से सीधी नौकरियां 600 से ज्यादा। फोर्ड की इंजन क्षमता 2,35,000 यूनिट सालाना 2019 से। सिख तीर्थयात्री वीजा 2,100। जनजातीय छात्र भागीदारी पखवाड़े में 15.5 लाख प्लस 497 EMR से। भारत यूएस रक्षा समझौता अवधि 10 वर्ष। UN वीटो ऐतिहासिक, रूस 161, अमेरिका 95। ये राम माधव के लेख से है। बलात्कार दोष सिद्धि दर भारत 2018 से 22, 27-28%। द हिंदू संपादकीय से। आज के संपादकियों से कुछ मुख्य तथ्य निकालें तो
राम माधव का यूएन पर लेख था। हाँ, उनका तर्क था कि यूएन संरचनात्मक रूप से त्रुटिपूर्ण है। महासभा बनाम सुरक्षा परिषद का वीटो पावर, इसमें सुधार संभव नहीं लगता। ये अप्रभावी साबित हुआ है। स्वेज संकट, गाजा, यूक्रेन और वीटो पावर का इस्तेमाल कैसे हुआ है? रूस 161, यूएस 95 बार। उनका निष्कर्ष था कि अब नए तरह के बहुपक्षवाद, मल्टीलैटरलिज्म की जरूरत है। द हिंदू का यूएस चीन व्यापार समझौते पर संपादकीय था। हाँ, वो बता रहा था कि कैसे मूलभूत बदलाव आ रहे हैं। चीन अब भी दुनिया का कारखाना है, खासकर सप्लाई चेन और महत्वपूर्ण खनिजों में। अमेरिका का व्यापार घाटा कम हुआ है, लेकिन ये व्यापार मार्ग बदलने, ट्रेड डाइवर्जन से हुआ है। मूल समस्या हल नहीं हुई और इसका दर्द दोनों तरफ अलग अलग है। अमेरिकी उपभोक्ता पर महंगाई का असर, जबकि चीन अपनी अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन दे रहा है। और ये भी कि अमेरिका में राजनीतिक चक्र हावी रहता है, जबकि चीन लंबी अवधि की योजना बनाता है। और प्रताप भानु मेहता का जलवायु वाला लेख। मुख्य बातें थीं आत्मसंतोष, कॉम्प्लिसेंसी। इनकारवाद से ज्यादा खतरनाक है। ये जोखिमों को कम आंकता है, तकनीक पर अंधविश्वास करता है और जलवायु कार्रवाई बनाम विकास का झूठा द्वंद्व खड़ा करता है। यह यथास्थिति स्टेटस को बचाता है। भारत की आलोचना थी दिखावती पर्यावरणवाद और विकास भाग्यवाद। जलवायु परिवर्तन एक खतरा गुणक है और सिर्फ तकनीक समाधान नहीं है, व्यवस्थागत बदलाव चाहिए। ठीक है, अब आते हैं प्रीलिम्स फैक्ट्स के क्विक रिवीजन पर। मैं एक एक करके बोलती हूँ। जरूर। सेंसस 2027 के सेल्फ एन्यूमरेशन मॉड्यूल का ट्रायल शुरू। ये पहली डिजिटल और जाति आधारित जनगणना होगी। सही। भारत की जनगणना सेंसस एक्ट 1948 के तहत होती है और ये संघ सूची का विषय है। हाँ, एंट्री 69। पीएमएलए एपेलेट ट्रिब्यूनल ने आईएनएक्स मीडिया मामले में ईडी द्वारा संपत्ति कुर्की को बरकरार रखा। बिल्कुल। लॉयर क्लाइंट प्रिविलेज भारत में इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की सेक्शन 126 के तहत संरक्षित है। हाँ, महत्वपूर्ण सेक्शन। फोर्ड चेन्नई प्लांट में इंजन निर्माण के लिए 3,250 करोड़ का निवेश कर रही है, भारत में कार बेचने के लिए नहीं। करेक्ट, एक्सपोर्ट फोकस। भारत और अमेरिका ने कुआलालंपुर में ADMM+ बैठक के दौरान नए 10 वर्षीय रक्षा साझेदारी ढांचे पर हस्ताक्षर किए। हाँ, कॉर्नरस्टोन कहा गया। NSA अजीत डोभाल में बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका में हालिया शासन परिवर्तनों का कारण पुअर गवर्नेंस बताया। सही, आंतरिक कारक। हाँ, पाकिस्तान उच्चायोग ने ननकाना साहिब जैसे गुरुद्वारों के लिए 2100 सिख तीर्थयात्रियों को वीजा जारी किया। हाँ, CBM। 9. भारतीय नौसेना IOR में चीनी नौसैनिक और अनुसंधान जहाजों पर निरंतर निगरानी रख रही है। बिल्कुल, MDA। 10. जनजातीय गौरव वर्ष पखवाड़ा 15 नवंबर भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर समाप्त होगा। हाँ, 15 नवंबर। 11. पखवाड़े में 497 EMMS के 1.5 लाख से अधिक आदिवासी छात्र भाग लेंगे। सही आंकड़ा। 12. फिट इंडिया मूवमेंट को मजबूत करने के लिए मुंबई में राष्ट्रीय फिटनेस और कल्याण कॉन्क्लेव आयोजित किया जा रहा है। हाँ, आज ही। 13. केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने घोषणा की कि AI को कक्षा 3 से स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। NAP 2020 के तहत। 14. 1 नवंबर को मनाई जाने वाली देवउठनी एकादशी 4 महीने की चातुर्मास अवधि की समाप्ति और भगवान विष्णु के जागरण का प्रतीक है। हाँ, कार्तिक शुक्ल एकादशी। 15. तुलसी विवाह का अनुष्ठान देवउठनी एकादशी पर या उसके बाद किया जाता है, जो हिंदू विवाह सीजन की शुरुआत का प्रतीक है। बिल्कुल सही। बढ़िया रिवीजन हो गया। हाँ, हाँ। अब मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चंस देख लेते हैं। एस्पिरेंट्स इन्हें लिखने की कोशिश कर सकते हैं। हाँ, जरूर। पहला सवाल GS पेपर 2। डिजिटल जाति आधारित जनगणना की ओर बढ़ना एक ऐतिहासिक प्रशासनिक सुधार है, फिर भी यह महत्वपूर्ण सामाजिक, राजनीतिक और लॉजिस्टिक चुनौतियों से भरा है। समालोचनात्मक विश्लेषण करें। अच्छा सवाल है, दोनों पहलू देखने होंगे। दूसरा GS पेपर 3। घरेलू कार बाजार से बाहर निकलने के बाद इंजन निर्माण के लिए भारत में फोर्ड का पुनर्निवेश का निर्णय मेक इन इंडिया पहल में एक रणनीतिक विकास का संकेत देता है। भारत की वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनने की महत्वाकांक्षा के लिए इस बदलाव के निहितार्थों पर चर्चा करें। ये मेक इन इंडिया के बदलते स्वरूप पर है। तीसरा GS पेपर 2। भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी काफी गहरी हुई है, जैसा कि नए 10 वर्षीय रक्षा ढांचे से स्पष्ट है।
इस अभिसरण के चालकों और भारत की सामरिक स्वायत्तता की नीति पर इसके संभावित प्रभाव का परीक्षण करें। 150 शब्द। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी वाला एंगल महत्वपूर्ण है। और चौथा, जीएस पेपर 3, जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में आत्मसंतोष और तकनीक समाधानवाद खुले इनकारवाद से अधिक घातक हो सकते हैं। भारत की पर्यावरणीय चुनौतियों और नीतिगत प्रतिक्रियाओं के विशेष संदर्भ में इस कथन पर विस्तार से बताएं। ये पीबीएम वाले लेख पर आधारित है, बहुत प्रासंगिक। अब बारी है आज की क्विज की। 5 सवाल है, तैयार है सब? पहला सवाल, Q1 भारत की जनगणना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या है? 1. आगामी जनगणना 2027 स्वतंत्र भारत में जाति की गणना करने वाली पहली जनगणना होगी। 2. जनगणना संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत राज्य सूची का विषय है। 3. स्वगणना मॉड्यूल के लिए परीक्षण 1 नवंबर 2025 को शुरू हुआ। ऑप्शंस है A केवल 1 और 2, B केवल 2 और 3, C केवल 1 और 3, D 1, 2 और 3। ध्यान से देखिए, कथन 1 कहता है पहली जाति गणना स्वतंत्र भारत में, कथन 2 कहता है राज्य सूची, कथन 3 कहता है ट्रायल 1 नवंबर से शुरू हुआ। सोच लिया? सही उत्तर है C केवल 1 और 3। कथन 2 गलत है क्योंकि जनगणना संघ सूची यूनियन लिस्ट का विषय है, राज्य सूची का नहीं। कथन 1 सही है, व्यापक जाति गणना पहली बार। कथन 3 भी सही है। बिल्कुल सही विश्लेषण। दूसरा सवाल, Q2 जनजातीय गौरव वर्ष पखवाड़ा निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी की 150वीं जयंती मनाने के लिए मनाया जा रहा है? A रानी गाइदिन्यू, B तिलका मांझी, C भगवान बिरसा मुंडा, D सिद्धू मुर्मू। ये तो आसान होना चाहिए, हमने भी चर्चा की थी। हाँ जी, सही जवाब है C भगवान बिरसा मुंडा। करेक्ट। तीसरा सवाल थोड़ा मैचिंग वाला है। Q3 निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। 1 लमोआ भूस्थानीय खुफिया साझाकरण, 2 कॉमकासा सुरक्षित एन्क्रिप्टेड संचार, 3 BECA लॉजिस्टिक समर्थन। ऊपर दिए गए युग्मों में से कौन सा से सही सुमेलित हैं? A केवल 2, B केवल 1 और 3, C केवल 2 और 3, D 1, 2 और 3। ये फाउंडेशनल एग्रीमेंट्स हैं। लेमोआ लॉजिस्टिक्स से है, हाँ। कॉमकासा कम्युनिकेशन से, BECA जियोस्पेशल इंटेलिजेंस है। तो सही जवाब है A केवल 2। पहला और तीसरा गलत मैच किए गए हैं। लेमोआ लॉजिस्टिक्स के लिए है, BECA जियोस्पेशल इंटेलिजेंस के लिए। सिर्फ कॉमकासा सही मैच है। हाँ, ध्यान रखना जरूरी है। चौथा सवाल, Q4 हाल ही में समाचारों में रहा चातुर्मास शब्द संदर्भित करता है? A दक्षिण भारत में मनाया जाने वाला 4 दिवसीय फसल उत्सव, B हिंदू विवाहों के लिए 4 महीने की शुभ अवधि, C 4 महीने की पवित्र अवधि जिसके दौरान माना जाता है कि भगवान विष्णु विश्राम कर रहे हैं, D हिंदू धार्मिक नेताओं की चतुष्कोणीय बैठक। चातुर्मास, 4 महीने, भगवान विष्णु का विश्राम। सही पकड़ है, उत्तर है C 4 महीने की पवित्र अवधि जिसके दौरान माना जाता है कि भगवान विष्णु विश्राम कर रहे हैं। देवशैनी से देवोटनी तक। बिल्कुल। आखिरी सवाल, Q5 केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा कक्षा 3 से स्कूली पाठ्यक्रम में AI को शामिल करने की हालिया घोषणा किस नीति की दृष्टि के अनुरूप है? A राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, B राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, C राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, D सर्व शिक्षा अभियान 2001। AI और नई शिक्षा नीति। हाँ, इसका सही जवाब है C राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 NEP 2020। बहुत अच्छे सवाल थे। तो ये थी आज की हमारी विस्तृत चर्चा 1 नवंबर 2025 की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर, खास UPSC एस्पिरेंट्स के लिए। हाँ, हमने कई अहम मुद्दों पर बात की। डिजिटल सेंसस और जाति गणना की जटिलताओं से लेकर PMLA और लॉयर प्रिविलेज के संतुलन तक। अर्थव्यवस्था में फोर्ड के निवेश ने मेक इन इंडिया के नए आयाम दिखाए, तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भारत US रक्षा समझौते और NSA डोभाल की गवर्नेंस पर टिप्पणी अहम रही। पर्यावरण में जलवायु परिवर्तन पर आत्मसंतोष के खतरे को समझा और SNT में स्कूलों में AI की शुरुआत पर विचार किया।
सुरक्षा में नौसेना की बड़ी निगरानी, सामाजिक मुद्दों में जनजातीय गौरव पखवाड़ा, फिट इंडिया और सहमति के कानूनी सामाजिक पहलुओं पर भी चर्चा हुई। और हाँ, देवउठनी एकादशी के सांस्कृतिक महत्व को भी जाना। बिल्कुल। चलते चलते एक विचार। आज हमने देखा कि कैसे हर समाधान, चाहे वो डिजिटल जनगणना हो, एआई शिक्षा हो या अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी, अपने साथ नए सवाल और चुनौतियां लेकर आता है। शायद लोक सेवक बनने की तैयारी का एक बड़ा हिस्सा यही सीखना है कि समस्याओं के कोई आसान जवाब नहीं होते, बल्कि हमें लगातार संतुलन साधना होता है, अलग-अलग हितों को तौलना होता है और सबसे बेहतर संभव रास्ता चुनना होता है। बहुत सही कहा। ये निरंतर सीखने और अनुकूलन की प्रक्रिया है। तो बस मेहनत करते रहो, सिस्टम हिलेगा। याद रखो, हर दिन की ये छोटी-छोटी कोशिशें ही सफलता की बड़ी लहर बनाती हैं। बिल्कुल, कंसिस्टेंसी इज की। अगर ये चर्चा अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करो और सब्सक्राइब करो सुन लो यूपीएससी को। 299 रुपीस की मेंबरशिप ज्वाइन करके एक्सक्लूसिव कंटेंट का एक्सेस लो। हाँ, आपके समर्थन से हमें और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। मिलते हैं कल इसी समय इसी चैनल पे। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद। जय हिंद।